जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक के। लास्ट क्लास में हमने समझा था आसियान शैली क्या है। आज की क्लास का प्रमुख विषय होगा हमारा पड़ोसी, हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी। सबसे घनिष्ठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जरूर कहूंगा। आज हम चल रहे हैं चीन के बारे में पढ़ने, चीन के उत्थान के बारे में पढ़ने। आपको मैं बता देता हूं कि चीन और भारत एक ही समय काल में आजाद हुए। भारत आजाद होता है 1947 को। चीन आजाद कब होता पता है? चीन आजाद होता है 1949 को। चीन आजाद होता है 1949 को। हमसे 2 साल बाद आजाद होता है। देखो, हमारे आजाद होने में एक अलग बात है। हम आजाद होते मानी 2 देश बन गए, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना। आप ये जान लीजिए, पाकिस्तान का बनना भारत की कमजोरी है सबसे बड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन आपके साथ आपका पड़ोसी बन गया। अगर आपका पड़ोसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाओगे? नहीं। आपके बगल में ही चोर बैठा है तो क्या कर लोगे? पड़ोसी ही आपका चोर हो तो क्या करा जाए? कितना आप अपने घर को सुरक्षित कर लोगे? कर पाओगे सुरक्षित? नहीं। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ ही पैदा हुआ, आपके अंदर से ही पैदा हुआ, बाहर से नहीं, आपके अंदर से ही निकला हुआ। उसका विभाजन होना ही भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई, भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गई। पाकिस्तान का आजाद होना भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। आजाद क्या बनना, आजाद तो वो होता ही नहीं है, वो तो बनता है। भारत आजाद हुआ है, पाकिस्तान बना है। ये शब्द समझ लो। गुलाम हम थे, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक कोई पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। पाकिस्तान का नाम का देश 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पैदा होता है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। समझ में आई बात? उससे पहले ये नाम का देश धरती पर कहीं नहीं था। ये बात जान लो। इसका पैदा होना भारत के लिए सबसे बड़ी असुरक्षा बन जाता है। भारत को अपनी सेना पर जितना खर्च करना पड़ा है ना, पाकिस्तान के कारण उतना कभी खर्च नहीं करना पड़ा। आप ये जान लीजिए, भारत ने 1947-48 ठीक है, 1947-48 में युद्ध लड़ा इससे, 1965 में इससे युद्ध 1965, 1971 और 1999 ये प्रमुख युद्ध हैं जो हमने पाकिस्तान से लड़े। ये है कश्मीर युद्ध, ये है कश्मीर युद्ध, ये फुल फ्लेज युद्ध है। यहाँ शास्त्री जी हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये इंदिरा गांधी बांग्लादेश निर्माण वाला, और ये है करगिल वॉर। तो हमने 4 फुल फ्लेज वॉर लड़ी है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, अपने खुद के पड़ोसी के साथ। तो आप ये समझिए कि हमारे संसाधनों का कितना ज्यादा बर्बादी हुई है, कितनी बर्बादी हुई है हमारे संसाधनों की इस युद्ध में। जिसे लगता है कि युद्ध बहुत अच्छी चीज है, वो जान ले कि युद्ध सबसे ज्यादा संसाधन बर्बाद करता है। युद्ध में लगाया गया पैसा आग में झोंके गए पैसे के समान होता है। समझ में आई बात? युद्ध में लगाया गया पैसा आग में डाले गए पैसे के समान होता है। तो ये होता है। और ये जो चीन है, चीन जिस दिन से पैदा हुआ है उसकी मानसिकता एक अलग कोटि की रही है। वो साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवाद मतलब समझते हो ना, जो विस्तारवादी होते हैं, जो अपनी सीमा को बढ़ाने की सोचते हैं। ये जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से इसके अंदर यही खूबी रही है। और ये आजाद होते मानी इसने यूएसएसआर
यूएसएसआर की नीति का अनुसरण करना प्रारंभ किया, मतलब उसकी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को इसने अडॉप्ट किया। साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद का मतलब एक पार्टी का शासन, एक पार्टी का शासन, जनता के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, जनता अधिकार विहीन, ये बात जान लो। और देश में किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं, सारी संपत्ति पर किसका अधिकार? सरकार का अधिकार। तो ये बात समझ के रखना, ये बात नोट डाउन करके रखनी है अपने दिमाग में। चीन के आगे बढ़ने में चीन की ये राजनीतिक प्रवृत्ति भी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, चीन की ये राजनीतिक प्रवृत्ति। और हमारे देश ने क्या चुना? हमारे देश ने लोकतंत्र चुना, लोकतंत्र। और जब आप लोकतंत्र चुनते हैं तो आप अपनी जनता को मूलभूत अधिकार मुहैया कराते हैं, आप अपनी जनता को यह अधिकार मुहैया कराते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके, आपकी सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके। और विपक्ष होता है यहाँ पर, जो सरकार की नीतियों में गलती निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। यहां कभी भी पावर स्टेबल नहीं रहती, यहां पावर कभी भी स्टेबल नहीं रहती। एक लंबे समय तक कोई शासन नहीं करता, कोई शासन एक लंबे समय तक नहीं करता, ये बात जान लो। यह करता भी है तो वो चेक एंड बैलेंस रहता है पावर में, आप हर चीज अपने मन का नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कोई तानाशाही मोड पर काम नहीं होता। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप तब समझ पाएंगे कि चीन ने एक एक्सटेंट, मतलब एकदम अचानक इतनी ग्रोथ कैसे कर ली। हम दोनों एक साथ आजाद हुए, हमने आर्थिक प्रगति भी एक साथ स्टार्ट करी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन हमसे बहुत आगे निकल गया आर्थिक प्रगति के मामले में। वो इतना आगे कैसे निकला, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप भारत की राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली और चीन की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को समझ पाएंगे। समझ में आई बात? और हमारा भूगोल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भूगोल चाइना का है। समझ में आई बात? हमारे दोनों तरफ, हमारे तो मतलब अब तीनों तरफ हमारे दुश्मन है। चीन भी हमारा दुश्मन, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन, और बांग्लादेश को हम मान लो वो भी एक दुश्मनी है, क्योंकि वहां पर भी भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रहती हैं। 1971 तक तो रची ही जाती रही है, 1971 तक तो रची जाती रही हैं, ये बात जान लो आप। तो इतनी सारी समस्याओं से घिरा है भारत। ऐसा नहीं है कि चीन नहीं घिरा है, लेकिन चीन ने आजाद होते मान ही एक बड़ी महाशक्ति का हाथ पकड़ लिया, एक बड़ी महाशक्ति का हाथ पकड़ लिया, जिस कारण से उसे आर्थिक विकास में किसी का सहयोग मिल पाया। किसी का क्या मिल पाया? सहयोग। उसको आप कह सकते हैं कि मतलब उद्योग सेटल करने में और भी चीजों को करने में रशिया का साथ या यूएसएसआर का साथ मिला। यूएसएसआर हम जब 1977 से लेकर 1991 तक हम रशिया नहीं, हम क्या बोलेंगे? यूएसएसआर। आज के रशिया को हम यूएसएसआर बोलेंगे। समझ में आई बात? ये याद रखना है। 1970 से लेकर 1991 तक हम रशिया नहीं बोलेंगे, हम किसे बोलेंगे? हम यूएसएसआर बोलेंगे। और यूएसएसआर बहुत बड़ा था, आज के रशिया से भी बहुत बड़ा, और भी उसमें 14 गणराज्य थे। 15 गणराज्यों का है ना? तो एक रूस और 14 और। आज के टाइम पर पूरे यूएसएसआर की उत्तराधिकारी कौन है? रूस है। रूस को उसका उत्तराधिकारी माना गया। समझ में आई बात? सारी जिम्मेदारियां रूस ही निभाता है, जो यूएसएसआर में ट्रीटियां साइन करी हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं चीन के विकास की कहानी, चीन के आर्थिक उत्थान की कहानी, कि कैसे चीन भारत के साथ आजाद हुआ, फिर भी वो भारत से आर्थिक तौर पर आगे क्यों निकल गया। ये बात हम चल रहे हैं आज जानने और समझने। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। ये बात ठीक ठीक बता रहा है, मतलब
कि चीन उभरती हुई ताकत है, चीन का ड्रैगन आज पूरी दुनिया को अपने जाल में जकड़ता जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उसे रोक रहा है। ये कौन है? इसे कुछ समय तक मोदी जी माना जाता था, लेकिन है नहीं मोदी जी, ये और भी बहुत से लोग हैं। आगे सुनिए। 1978 के बाद, अंडरलाइन करो इसको, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चीन की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देख लो चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन, देखो उधर देखो, आप देखिए कि उसके पास एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है ना, बहुत बड़ा बंदरगाह। हमारे पास भी है बहुत बड़ा बंदरगाह, समझ में आई बात? हमारे पास भी बहुत बड़ा बंदरगाह है, हमारे पास भी संसाधन बहुत है, हमारे पास भी संसाधन बहुत है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? पूछो क्या नहीं है? क्या नहीं है? हम मानव संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। क्या नहीं करते? एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझते हो? शोषण। हम मानव संसाधनों का शोषण नहीं करते और चीन मानव संसाधन का शोषण करता है। क्या करता है? शोषण। और जो देश अपने मानव संसाधन का शोषण करता है उस देश की आप खूबी जान ही सकते हैं। दुनिया में सबसे चीपेस्ट लेबर कहीं पर उपलब्ध है तो वो कहां है? चीन में। दुनिया में सबसे चीप लेबर। चीन की जनता के पास मानव अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहां जनता से 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम कराया जाता है और आपके देश में वर्किंग आवर कितना है? सिर्फ 8 घंटा। सिर्फ 8 घंटा है आपके देश में वर्किंग आवर, लेकिन वहां 12 घंटे, 16 घंटे कितना भी काम कराया जाता है और उनके पास सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। तो भारत में ये नहीं है। भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक देश में कभी भी किसी एक व्यक्ति का लंबा शासनकाल नहीं होता, ये बात जान लो। लेकिन चीन में क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहां पर कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है। सरकार गलत करेगी तो भी सही, सरकार सही करेगी तो सही है ही है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपके माथे में गोली डाल दी जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी बात है चीन के आगे बढ़ने में कि जो भी पॉलिसीज बनती है ना वो इम्प्लीमेंटेशन उनका बहुत अच्छे से किया जाता है। करप्शन है लेकिन जिस प्रकार का भारत में है उस प्रकार का नहीं है, उस प्रकार का नहीं है। वहां बहुत ही तेज है जुडिशियल सिस्टम। वहां आप अपराध तो करिए, फिर उसके बाद आपके साथ जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो जाए। समझ में आई बात? तो इस चीज को भी आप समझिए। तो चीन में पहले मतलब यहां से लेकर 1970 तक, 1949 से लेकर 1970 तक चीन ने पॉलिटिकल सिस्टम साम्यवाद और
समाजवाद का अनुसरण किया, ठीक है। लेकिन 1970 के बाद उसने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया। उसने, आप ये जान लीजिए, 1960s में उसने यूएसएसआर का भी हाथ छोड़ दिया और 1960 में उसने किसका हाथ पकड़ लिया? उसने यूएसए के साथ गुपचुप रिश्ता कायम कर लिया और उसने अपने समाजवाद के मॉडल को पूंजीवाद में परिवर्तित कर दिया। उसने सिर्फ आर्थिक परिवर्तन किया, उसने सिर्फ, सुन लो, उसने सिर्फ आर्थिक परिवर्तन किया, राजनीतिक परिवर्तन नहीं किया। उसने साम्यवाद को बनाए रखा, उसने राजनीतिक तौर पर अपने देश को साम्यवाद ही बनाए रखा, लेकिन आर्थिक तौर पर उसने अपने देश को पूंजीवादी बना दिया। और उसने 1970 के दशक में अपनी बंद अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वहां निवेश कर सकती हैं, काम कर सकती हैं और अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकती हैं और पूरी दुनिया में सामान बेच सकती हैं। तो ये सारी चीजें कारण है चीन के आर्थिक उत्थान के, ये कारण है चीन के आर्थिक प्रगति के। चीन ने अपने देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं जहां पर सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड बेसिक से लेकर हाईटेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। उसने अपने देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है जहां पर इंडस्ट्री की बेसिक से लेकर हाई फैसिलिटी की चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं कि एक इंडस्ट्री को जो जो चाहिए वो सारी की सारी चीजें एक ही एरिया में उपलब्ध करा रखी है। तो अब आप बताओ, वो विकास नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुनिया के सबसे चीपेस्ट लेबर वहां है, दुनिया की स्टेबल पॉलिटिक्स वहां है। भाई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पॉलिटिक्स क्या करती है? पॉलिसी मेकिंग करती है। और जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उस देश में कोई भी कंपनी आराम से काम कर सकती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर नीतियां बार बार बदलने वाली नहीं है, हमें बार बार किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। पर भारत में तो ऐसा नहीं है ना, भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। अब भारत में तो आपको पक्ष को भी साधना है और विपक्ष को भी साधना है, समझ में आएगा? आपको भारत में पक्ष को भी लेकर चलना है और विपक्ष को भी लेकर चलना है। और भारत में सिर्फ दो पार्टियां तो है नहीं, भारत में बतेरी पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप सेंटर में कोई और है, स्टेट में कोई और है। यहां तो इंडस्ट्रियलिस्ट को खाना ही खिलाना बहुत ज्यादा लोगों को पड़ता है। बात समझ रहे हो ना? आर्थिक उत्थान में भारत की क्या प्रॉब्लम्स हैं? भारत में करप्शन एक अलग तरह का है, भारत की जनता ही करप्ट है और भारत की जनता के बाद बहुत सारे अधिकार हैं। अब भारत के पड़ोसी ही चोर है, भारत का तो पड़ोसी ही दुश्मन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो दुश्मन ही है हमारा। नेपाल के साथ भी हमारा रिश्ता ठीक ठाक, नेपाल, बांग्लादेश और कौन? भूटान और कौन? श्रीलंका और कौन? मलेशिया, म्यांमार। ठीक है, तो ये तो हमारा पक्का दुश्मन है और इसके सबसे बड़ा बॉर्डर हम इसी के साथ शेयर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर इसी के साथ है। चीन को भी तो रखेंगे, ये तो हमारे दोनों दुश्मन है। ठीक है, ये दोनों तो दुश्मन है, माने या ना माने ये दुश्मन है। ये दोनों हमारा भला कभी नहीं चाहते। जिसके दोनों बड़े पड़ोसी उसके दुश्मन होंगे तो उस देश की सेना पर खर्च कितना होगा? उस देश की सेना पर खर्च कितना होगा? बहुत ही ज्यादा। देखो, हम चीन पर कभी हमला नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तिब्बत एक बहुत ही पहाड़ी एरिया है
और उसे पार करके हमला करने जाने का मतलब है अपने खुद की पेट में चक्कू भोंकना। पहले तो हिमालय को पार करो, फिर आप कहीं जाके हमला कर पाओगे ना चीन पर। चीन पर हमला करना इतना आसान नहीं हमारे लिए, लेकिन वो इतना हरामी है कि वो हम पर हमला कर देगा। समझ में बात? क्योंकि उसने नेपाल को भी अपने एडी में ले रखा है, भूटान को भी वो चाहता है कि मेरा भाई तू भी आ जा, बाद में तुझे भी मैं खा जाऊंगा तिब्बत की तरह। समझ में बात? चीन बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग है। सबसे बड़ा कारण है चीन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण। वहां राजनीति की विचारधारा बदलती नहीं है। वहां कांग्रेस और भाजपा में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है कि मैं देश को ऐसे चलाऊंगा, मैं देश को ऐसे चलाऊंगा, ये नहीं है। वहां सिर्फ एक आइडियोलॉजी है और सबकी एक ही है। वहां नीतियां बार बार बदलती नहीं है। सत्ता बदलने से नीतियां नहीं बदलती, वहां पर एक ही जैसी नीति चलती है। ये बात जान लो आप। तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण चीजें बहुत तेजी से होती हैं, चीजें बहुत तेजी से, वहां ग्रोथ का काम बहुत तेजी से होता है। वहां सांसदों से बहुमत नहीं लेना, पट 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 कराने की कोई जरूरत नहीं। जो नीति बननी है वो एक दिन में बन जाएगी, और जो नहीं बननी वो कभी नहीं बनेगी। वहां जनता से वहां पार्लियामेंट में ले जाकर प्रस्ताव नहीं पारित कराना है। वहां जो कानून बनना है वो बन जाएगा, और जो नहीं बनना वो नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। इन बातों को समझ लो आप। जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपके अंदर अपने आप ये बातें आ जाएंगी। आप खुद ब खुद जान जाओगे कि कितना ज्यादा क्योस है हमारे देश में। हमारे देश में कितना क्योस है, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिकल क्या है, फ्रीडम है। लेकिन चीन में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं। और एक दिन यही सबसे बड़ा कारण बनेगा चीन की बर्बादी का। यूएसएसआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूएसएसआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो देश अपनी जनता को अधिकार नहीं देता वो देश एक दिन बर्बाद हो जाता है। ये बात जान लो। वो देश एक दिन बर्बाद होता है, होता रहेगा, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और एक दिन ये जरूर होगा, एक दिन ये जरूर होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में, अंडरलाइन करो, माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। मतलब आर्थिक तौर पर इन्होंने सोवियत का मॉडल अडॉप्ट किया था। पॉलिटिकल मॉडल भी उन्हीं का अडॉप्ट किया था और इकोनॉमिक मॉडल भी उन्हीं का अडॉप्ट किया था। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र का कब्जा। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। इसने जब आजाद हुआ ये, तो इसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सिर्फ किससे नाता रखा इसने? यूएसएसआर से, और उसके अलावा किसी से नहीं। दुनिया के सभी पूंजीवादी देशों से नाता तोड़ दिया। और इसने खुद कोशिश करी कि हम अपने देश की जरूरत की, जनता की सब जरूरत की चीजें अपने आप बनाएं, अपने आप बनाएं। हमें किसी पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं। आगे सुनो, आगे क्या कहता है। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिलती थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजार से तनिक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसीलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। मतलब इसके पास इतना पैसा नहीं था, इंटरनेशनल करेंसी इतनी नहीं थी, तो इसीलिए इसने जो भी
अपने घर में बनाया जा सकता है, उन सब चीजों को अपने घर में ही बनाना प्रारंभ किया, जिससे कि उसे दुनिया के दूसरे देशों से मंगाने की जरूरत ना पड़े और इसका इंटरनेशनल पैसा ना खर्च हो। आपको पता होना चाहिए हमारे पैसे में ट्रेड नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में किस पैसे से ट्रेड होता है? डॉलर में ट्रेड होता है, ठीक है, डॉलर में ट्रेड होता है, हमारे खुद के पैसे में नहीं। पहले हमारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद हम खरीद पाएंगे। और डॉलर कमाने के लिए आपको दुनिया के साथ व्यापार करना पड़ेगा, और डॉलर तब आप कमा पाओगे जब दुनिया को आप ज्यादा से ज्यादा सामान बेचोगे। और शुरू में तो चीन की ऐसी स्थिति थी नहीं कि वो दुनिया को सामान बेच सके, क्योंकि उसके सामान में इतनी गुणवत्ता थी नहीं, तो इसीलिए उसने अपने आप को आइस ब्लॉक कर दिया, जिससे कि उसके पास जो भी फॉरेन रिजर्व है वो बचा रहे और वो नेसेसरी चीजों पर ही खर्च करे जो अपने देश में ना बनाया जा सके। तो यहां पर एक चीज आप देखो कि चीन ने हर उस चीज को अपने देश में ही बनाने का प्रयास किया जो बनाया जा सकता था। सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करी, गलती हुई लेकिन उसने क्या कोशिश करी? सेल्फ रिलायंस बनने की, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने की कोशिश करी, और उसकी स्वावलंबिता ने उसे एक इंडस्ट्रियल देश बना दिया, एक इंडस्ट्रियल देश बना दिया। चीन के लोगों में एक खासियत है, पता है क्या? वो नकल बहुत अच्छी करते हैं, वो नकल बहुत अच्छी करते हैं। कुछ भी हो वो अगले दिन उसका डिट्टो वैसा ही बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दें। खासियत है कि नहीं है? चीनी फोन देखो आप, है ना, देखो आप, उनके अंदर इनोवेशन की पावर बहुत ज्यादा है। तो माओ ने ये करा, वहां की जनता को इनोवेटिव बनाया। और इनोवेशन तब होता है जब इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं होते। जापान इतना इनोवेटिव क्यों है? क्योंकि जापान के पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो रिसोर्सेज ना होने के कारण उन्होंने अपने आप रिसोर्सेज को क्या करा? डेवलप किया। और हमारे पास तो बतेरे रिसोर्स थे, हमारे पेट के लिए तो कभी कोई संकट ही नहीं था, तो इसीलिए हमने कभी कुछ किया ही नहीं। हम तो हमेशा चैन की सांस लेने वाला देश थे, सुख सुविधाओं से भरा हुआ देश, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जानो, जमीन इफराद है, इतना खाना पैदा होता है कि कोई कहने की बात नहीं, तू भी खा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इफराद है हमारे पास। इसलिए हमने कभी कोई इनोवेशन नहीं किया। कहते हैं ना, समस्या में ही तो समाधान निकालने का लिए ये दिमाग चलता है ना, तो समस्या ही नहीं आएगी तो समाधान निकालने के लिए दिमाग चलेगा ही क्यों? चलेगा तो ना जब समस्या खड़ी होगी। जब मैं आपको प्रश्न दूंगा तभी तो आप सोचोगे उसका उत्तर लिखने के लिए, और जब मैं प्रश्न ही नहीं दूंगा तो कहां से आप उत्तर लिखने के लिए सोचोगे, है ना? जब मैं भगाऊंगा यहाँ से तभी तो पढ़ोगे ना, सही बात है ना? मैं रोज बिठा लूंगा, आप बच्चों बैठो, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो कहाँ आप पर दबाव पड़ेगा? चीन की जनता पर दबाव डाला चीन के नेताओं ने और उन्हें इनोवेटिव बनाया, उन्हें ये मजबूर किया कि आप इनोवेशन करें नई नई चीजों का, और उनको कार्बन कॉपी बना दिया। कार्बन कॉपी उनका दिमाग है, जो देखते हैं अच्छा बन गया, जैसा था वैसा ही बना दिया। कितना है चीन के अंदर इनोवेशन क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। हमारी जनता के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर समझ में आई बात? आगे सुन, इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। ये बात
बहुत अंडरलाइन करने वाली है कि चीन ने अपनी जनता की शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और जो देश अपने मानव संसाधन को शिक्षित और स्वस्थ रख पाएगा वही देश आगे बढ़ पाएगा। और उसने ये किया, क्योंकि शिक्षित समाज क्या होता है, इनोवेटिव होता है, और स्वस्थ समाज हेल्दी होता है, वो कितना भी काम करा उससे। फिर तो चीन ने ये इन दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया। हमारे देश में तो शिक्षा पर पैसा ही नहीं खर्च करती सरकार, शिक्षा पर पैसा ही खर्च नहीं करती। हमारे देश में शिक्षा का बजट पता है कितना है? 5%। अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो सिर्फ 5 रुपए हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 5 से भी कम है, 4.5 ही रुपए, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो इतना कम है हमारे देश में शिक्षा पर खर्च। हमारे देश में यूनिवर्सिटीज का निर्माण ही नहीं होता, हमारे देश में नई यूनिवर्सिटीज का निर्माण ही नहीं होता। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी नहीं मानता, पहली बात तो वो पैसा कमाने वाली यूनिवर्सिटीज है, वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां पैसे कमाई होती है। वो एक आप मान लो वो एक इंडस्ट्री है, वहां पैसे छापने की वो इंडस्ट्री, एजुकेशनल कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री कहेंगे हम उसे। वहां पैसा की छपाई होती है बस, और कुछ। आप देखो कि भारत सरकार ने इन 10 सालों में कितने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाए, कितने जेएनयू बनाए, कितने जामिया बनाई, कितने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाए, कितने बीएचयू बनाए, कितने बनाए आपने, कितने आईआईटीज बनाए। समझ में बात? इसको देखना, क्वालिटी सबसे मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। हमें दोनों चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। हमारे देश में क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। आज के टाइम पर सारे बच्चे 12वीं पास हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है। आएगा कैसे भाई? कभी विचारशीलता सिखाई है अपने बच्चों को? जब आप रटवाओगे, जब आप उनकी अपनी भाषा में पढ़ाओगे नहीं, तो वो रट्टू तोता के अलावा बनेंगे क्या? क्या बनेंगे बताओ आप मुझे। और चीन ने अपनी भाषा में पढ़ाई है, तो चीन आगे निकला है। चीन के आगे निकलने का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने अपनी शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ाया है, अपनी भाषा में, क्योंकि अपनी भाषा में विचारशीलता आती है, और दूसरे की भाषा में रट्टू तोता बनते हैं। रट्टू तोता, ये बात जान लो, समझ में आई बात? चीन के आगे निकलने के बहुत से कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है। भारत के पीछे रह जाने के बहुत से कारण हैं, समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां गए हम? अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2-3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी, और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार ना के बराबर था, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी चीन की, और भाई वेलफेयर स्टेट होने के कारण जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उतना हम वेलफेयर कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर चीन ने बहुत सोचा समझा, और फिर अपनी आर्थिक नीतियों में उसने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, और उसने बहुत ही चरणबद्ध तरीके, स्टेज बाय स्टेज अपनी इकोनॉमी को खोला, बहुत ही स्टेज बाय स्टेज। उसने एक एक चीज का मॉडर्नाइजेशन किया। उसने शॉक थेरेपी वाला मॉडर्नाइजेशन नहीं किया कि कल ऐसे थे आज ऐसे हो गए, कल ऐसे थे आज ऐसे हो जाओगे ना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक दिन में कुछ मत होगा, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बनो, तो मॉडर्न बनो। एक दिन में
इधर से इधर जाओगे ना तो छपरी कहलाओगे, मॉडर्न नहीं कहलाओगे। छपरी नहीं बनना, मॉडर्न बनना है तो पहले यहां लाओ चेंज, इसमें चेंज लाओ, फिर इसमें लाओ। पहले लुक मैटर नहीं करता, पहले आपकी मेंटेलिटी मैटर करती। तो चीन ने भी स्टेज बाय स्टेज अपने आप को चेंज किया। आगे सुनो। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1972 में उसने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारा और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। जो अकेला पड़ा हुआ था जोगी बनकर, अपने उस जोगीपन को उसने छोड़ दिया और अब वो भी समाज के साथ घुलने मिलने के लिए तैयार हो गया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। ये अंडरलाइन कर लो, चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, चीन ने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। एक ही बार में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया। पूंजीवाद से समाजवाद में नहीं चले गए, समाजवाद से पूंजीवाद में नहीं चले गए। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपने आप को पूंजीवाद में परिवर्तित किया। पहले उन्होंने अपने कृषि क्षेत्र का पूंजीकरण किया, फिर उसने अपने औद्योगिक क्षेत्र का करा, चरणबद्ध तरीके से करा। एक बार में उसने परिवर्तन नहीं करा, जो कि उसके विकास के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन बना, उसके विकास के लिए माइलस्टोन का काम करता है। देखो, इन्होंने जो खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई है ना, इन्होंने किसी के दबाव में नहीं अपनाई है, इन्होंने अपने अनुसार अपनाई है, अपनी इच्छा से अपनाई है। और हमने जब 1991 में अपनाई तो हमने दबाव में अपनाई, हमारे ऊपर प्रेशर था, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था, सिर्फ 2 हफ्ते का। अगर हम नहीं करते तो हम कोलैप्स हो जाते, हम कोलैप्स हो जाते। तो हमने फिर विश्व बैंक से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लिया, अपना सोना गिरवी रखा और फिर उन्होंने इसी शर्त पर लोन दिया कि आप अपनी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोलेंगे। हमने उनकी शर्तों पर अपने देश को खुले बाजार के लिए ओपन किया, लेकिन चीन ने अपनी शर्तों पर किया, उनकी शर्तों पर नहीं। हमने उनकी शर्तों, इनकी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर, अर्थात अमेरिका की शर्तों पर हमने अपनी आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। लेकिन चीन ने अपने आर्थिक एकांतवास को अपनी शर्तों पर खत्म किया। ये सबसे बड़ी बात। जब आप अपनी शर्तों पर चलोगे तो आप अपना प्रॉफिट ज्यादा देखोगे, लेकिन जब आप दूसरे की शर्तों पर चलोगे तो आप उसके हाथ की कठपुतली बन जाओगे। समझ में आई बात? तो चीन के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा कारण ही यही बनता है कि उसने स्टेज बाय स्टेज अपने आप को कन्वर्ट किया है, और हमने तो इंस्टेंट कन्वर्ट किया है अपने आप, इंस्टेंट। समझ में आई बात? आगे सुनो। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। देख लो,
इन्होंने एक पूरा का पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और जहां पर विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया कि आप यहां आए और काम करें, और सिर्फ वहीं के लिए इन्होंने पॉलिसीज को अपने ओपन किया और कहीं के लिए नहीं। सिर्फ आप उन्हीं क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और आप चीन के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ उसी क्षेत्र में आप काम करें। तो इस तरह से चीन ने काम किया, अपनी शर्तों पर काम किया है, ये जान लो आप, सबसे बड़ी बात। और जब इंसान अपनी शर्तों पर काम करता है तो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, फिर वो समझ रही बात। तो पहले उन्होंने खेती का निजीकरण किया, फिर उन्होंने उद्योगों का निजीकरण किया। आगे सुनो। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। तो इस प्रकार से चीन अब विश्व पटल पर एक नई आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। तो ये सब उसने करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर बना लिया है। तो इन सब चीजों के दम पर चीन आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज, और वो भी अपनी शर्तों पर और चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन, चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन। समझ में आई बात? आगे चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहां अब इन बातों को अंडरलाइन करो। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहां हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। मतलब इकोनॉमिकल डिफरेंस लोगों के बीच में, जैसे भारत में है वैसे ही सेम वहां पर भी हो गया है। और वहां पर महिलाओं का तो जीवन बद से बदतर है, ये जान लो आप। महिलाओं को तो वहां महिला इंसान समझा ही नहीं जाता, मशीन समझा जाता है कि काम करते रहो। वहां हर गरीब को मशीन ही समझा जाता है। ये चीन की एक ऐसी दशा है, एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन चीन की ये भी एक हकीकत है कि चीन में लोगों की स्थिति बद से बदतर है। और वहां पर कुछ लोगों के पास अपार पैसा है और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही ढंग से चला सके। तो इतना ज्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं। जैसे भारत में किसी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बेटे की शादी में 200 करोड़ 400 करोड़ हो रहा है, और किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे की शादी में या वो अपने घर के लिए भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। तो यही वाला डिफरेंस है वहां पर। तो ये जो इकोनॉमिकल डिफरेंस है ना, ये एक क्योस का कारण बन सकता है चीन में। क्योस मतलब समझ रहे हो ना, विद्रोह का कारण। सामाजिक असमानता
एक बड़ा कारण बन सकती है सामाजिक असंतोष का, जिसका सामना चीन ना कर पाए, जिसका सामना चीन ना कर पाए। ये हो सकता है, पर ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। समझ में आई बात? ये हो जाएगा ही, संभव नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन बीमारियां तो हैं, कोविड-19 नाम की चीज तो है, और ऐसी बीमारियां तो आप कितनी भी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाओ, जब आएंगी तो आपको चौपट करके चली जाएंगी। और हम सबके सामने उदाहरण है, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। चीन को इससे कितना नुकसान हुआ है, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। चीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कोविड-19 से, और ऐसी ही बीमारियां कब किस देश का पतन कर दे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारंपरिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यवसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। व्यापार के आगे तो कोई भी आज के टाइम पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात जान लो, आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है व्यापार, और व्यापार के आगे सब चीजें माफ है, सब चीजें माफ है। आज गरीब अगर कोई अपराध करे तो उसका अपराध है, लेकिन अमीर करे तो एप्लीकेशन लिख दो, काम खत्म, बस निबंध लिखो भाई तुम 300 शब्दों का, बस ठीक है। तो व्यापार के आगे, चीन की आर्थिक ताकत के आगे सारी बड़ी ताकतें नतमस्तक, कि हाँ मित्र, तुम भी तो मेरे मित्र हो, तुमसे ही तो सबसे ज्यादा अटूट रिश्ता है मेरा, तुम छोड़ दोगे साथ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये वाली स्थिति है। समझ में आई बात? आगे सुनो। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। लातिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। मतलब ये दबा के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकी देशों में और दक्षिणी अमेरिकी देशों में दबा के पैसा लगा रहा है, और पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम भी आज के टाइम पर पैसा फेंकने में अमेरिका से कम नहीं है। तो तुम हमसे भी जुड़ सकते हो, हमसे भी मदद मांग सकते हो, हमारे पास भी पैसा है ना, हमारे साथ दोस्ती करो, हम तुम्हें उनसे भी ज्यादा लाभ देंगे। लेकिन इस लाभ देने की मानसिकता के पीछे उसकी जो कूटनीति है ना, वो बड़ी भयानक है, और ये भयानकता हमने श्रीलंका में देख ली है। श्रीलंका को बर्बाद करके छोड़ा चीन ने। अब चीन वैसे ही बर्बादी मालदीव्स में करना चाहता है, वैसा ही नेपाल में और वैसा ही भूटान में भी करना चाहता है। ये जो है ये चीन में हुए परिवर्तन को दिखाता है। पहले चीन साम्यवाद और समाजवाद की नीति पर चलता था, अब देखो सिर्फ टाई रह गई है साम्यवाद की, समाजवाद की, लेकिन कपड़ा किसका बन गया है? पूंजीवाद का। पूंजीवाद का मुखौटा साम्यवाद का है, लेकिन दिमाग और पूरा का पूरा शरीर किसका है? पूंजीवाद का। ये देख लो, ये साइकिल भी इसी चीज का प्रतीक है। बताओ देश, अब साइकिल पहले पहिए से चलती है कि पिछले पहिए से?
पक्का? पिछले से क्यों जब पिछले वाला चलेगा क्यों क्यों? क्योंकि पैडिल उसी से जुड़ी हुई है। पैडिल देख लो किससे जुड़ी हुई है। पैडिल किससे जुड़ी हुई है? फोर्स किस पे अप्लाई होगी? सेकंड वाला। हाँ, तो सेकंड वाले टायर का सिंबल क्या है? और आगे वाले का साम्यवाद, समाजवाद, है ना? तो दिखावा मुखौटा साम्यवाद का है, लेकिन शरीर पूरा किसका हो गया है? पूंजीवाद। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मुखौटा साम्यवाद का है चीन का, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो पूरा का पूरा एक पूंजीवादी देश बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम भारत के साथ इसके संबंधों को समझेंगे। आज यही समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।